नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के किसानों की, देश के युवाओं की, उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, देश के मजदूरों की, पलायन की और गरीबों की। और ये बातें इसलिए करेंगे क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए इन बारे में, इन सब बातों पर तफसील से चर्चा की। संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी, लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, अपनी सरकार की बात रखी। और जिस संकट काल, संक्रमण काल, आफत आपात काल में हम जी रहे हैं और उससे उबरते दिख रहे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। जिस तेजी से विकास हुआ और कोरोना काल में भी जो कतार में, अंतिम कतार में आखिरी पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसका भी जिस तरीके से ख्याल रखा गया, उसके चलते पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसकी मजबूती की दाद दी जा रही है, तारीफ की जा रही है। अब हम जिन खास बिंदुओं पर उन्होंने देश का ध्यान आकर्षित किया, उस पर थोड़ी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात लाल किले की प्राचीर से पिछले साल, जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, जिस अमृत काल का लगातार जिक्र हो रहा है, तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे किसान को देश की शान बनाने का एक सपना देखा था। और उस वक्त किसान आंदोलन जोर पर था। किसानों की घर वापसी तो हो गई है, आंदोलन वापसी भी हो गई है, कानूनों की भी वापसी हो गई है, लेकिन अभी भी वो सवाल जस का तस बना हुआ है कि छोटा किसान देश की शान कब बनेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को, खास कांग्रेस को, छोटे किसानों से दिक्कत है। जिन लोगों का अपनी जड़ों से ही रिश्ता, नाता टूट गया है, वो किसानों की बात क्या करेंगे। मेरी सरकार, मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि कोरोना काल में भी किसानों को आंच नहीं आने दी। और जो आर्थिक विकास दर के आंकड़े हैं, वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि जहां अर्थव्यवस्था 23.9% का गोता खा गई थी, जो अर्थव्यवस्था को संबल दिया, अपने मजबूत कांधों का सहारा दिया, वो देश के किसान ही थे। 3.4% की विकास दर हासिल की कृषि क्षेत्र ने। अब यह सरकारों के चलते था या किसान की अपनी मेहनत थी, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की, वो विपक्षी दल पर हमला कर रहे थे, उनकी मानसिकता ही गुलामी वाली है। किसान को वो गुलाम करना चाहते हैं। हकीकत यह भी है कि किसानों की प्रतिदिन की आय 27 रुपए है और 2022 जिस साल में हम बैठे हैं, किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी था। 2016 में 8,648 रुपए किसान की आय थी और 2022 तक इसे 21,000 रुपए करना था। 2019 तक के सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास, उसमें 10,000 से कुछ ऊपर हुई है किसान की आय। और जब किसानी की बात होती है तो कहीं ना कहीं मजदूरी भी इससे जुड़ जाती है, क्योंकि एक बड़ा आरोप यह लगाया जाता है जब किसानी को बाजार के हवाले करने की बात की जाती है कि बाजार के हवाले किसानी की गई तो किसान मजदूर बनने पर मजबूर हो जाएगा। और कोरोना काल में मजदूरों की जो स्थिति थी, जो सूरत हाल था, वो बेहद ही परेशान करने वाला था। हमने देखा किस तरह से हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर, पैदल, रेल के जरिए, कुछ तो रेल की पटरी पर सो गए, थक कर कट गए, कोई रिक्शा से, किसी की बेटी साइकिल से ही गुरुग्राम से बिहार तक अपने पिता को ले गई।
तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस पर, मुख्य विपक्षी दल पर, कि इन्होंने तो मजदूरों के टिकट काट दिए, पलायन को हवा दी, लो जी टिकट लो, अपने घर जाओ। एक भय, एक डर, एक खौफ पैदा कर दिया। और जब हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं गरीबी से भी जुड़ी हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पर कि कोरोना काल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आई सरकार। प्रधानमंत्री के इस संबोधन से पहले, राष्ट्रपति के संबोधन पर जब विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर कि 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया, हमने तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के पार कर दिया था, वो गरीब नहीं रह गए थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कागजों की जादूगरी थी, आंकड़ों की जादूगरी की। 2013 में 17 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बना दिया, यह प्रधानमंत्री बोले। और साथ ही साथ इन सब चीजों से युवा का भविष्य तो जुड़ता ही जुड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष बेरोजगारी के नाम पर, और बेरोजगारी पर बहुत चर्चाएं हुई हैं कि बेरोजगारी की दर 28.9% तक चली गई, अब वो दहाई के आंकड़े से नीचे आ गई है। लेकिन बेरोजगारी को तमाम विपक्षी दल, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, और यह चुनावी मौसम है, यह हमें ध्यान रखना होगा। संसद में जो यह सत्र चल रहा है, यह 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के उद्घोष के बीच हो रहा है, और इसमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में भी चुनाव हो रहे हैं, और बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए 1.5 करोड़ रोजगार बढ़े हैं, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छा करेगी तो रोजगार और सृजित होंगे। पर यहां पर विपक्ष तो बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को डरा रहा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। किसानी की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने जो आज संसद में कहा, उसके कुछ खास अंश। कितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, उतने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इसी लक्ष्य को लेकर के पिछले 7 साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है, और उसका परिणाम है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, 2-2, 4-4 पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए हैं। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान। माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश हैं, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं, उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, छोटा किसान बने देश की शान से किसे दिक्कत, और युवाओं को बेरोजगारी पर कौन डरा रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी,
प्रोफेसर सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, किसान नेता धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और सभी मेहमानों से मेरी ये गुजारिश है, एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हम मुद्दों को उठाएंगे और उन्हीं मुद्दों तक अपने आप को सीमित रखिए, वो रायता ना फैलाइए अलग अलग मुद्दों को आपस में जोड़कर। तो महेश बाबू, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, पहली बार मेरे कार्यक्रम पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए उदाहरण बन गई है, तो ऐसे में आज की तारीख में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मैं युवाओं से शुरू करता हूं, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते थे, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है तो सबसे पहले युवा इस रेलगाड़ी पर, इस इंजन पर सवार होना चाहिए। तो युवाओं को कौन डरा रहा है बेरोजगारी की बात करके, या बेरोजगारी एक दिक्कत है ही नहीं? हेलो, सुनाई पड़ रहा है? जी जी जी। हाँ जी, आपने जो बात कही, तो देखिए इस आज के संसद के भाषण, जो कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री के द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है, उससे हम कोरिलेट करके अगर देखते हैं तो हम ये न भूलें और इस बात को ध्यान में रखें। पूरे डिबेट के दौरान मैं समझता हूँ अपने साथी पैनलिस्ट लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हम इस बात को ध्यान रखें कि पिछले 1 साल में देश किन परिस्थिति से गुजरा है, किस महामारी की परिस्थिति से गुजरा है, और इस महामारी में जब विश्व की अन्य इकोनॉमी की क्या हालत हुई है, अन्य देशों में क्या हालत हुई है और हम कहाँ पे थे। इस बात को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 1 साल में इस सारी महामारी के बावजूद हमने अपनी बहुत दृढ़ शक्ति और लचीलापन दिखाया है, और लाख आलोचनाओं के बावजूद, लाख संभावनाओं के बावजूद, लाख बुरी सोचों के बावजूद और आशंकाओं के बावजूद हम इन सब चीजों से बाहर निकले हैं। कम से कम हमारी जान तो सुरक्षित रही है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं जान बच गई, लेकिन बेरोजगारी समस्या है क्या? जान तो बच गई, नौकरी भी चली गई या नौकरी मिली नहीं? देखिए, पहले हम जान की सुरक्षा के लिए हम ज्यादा चिंतित थे और होना भी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। ये मेरे ख्याल से डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि हमें जान, उसके बाद में जहान। उसके बाद में हमने जहान की चिंता की। जब हम बात करते हैं, और मैं संसद के अंदर भी सुनता हूं और बाहर भी सुनता हूं, लोग बोलते हैं सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। और जब मैं ये देखता हूं कि जब रेवेन्यू जो है जीएसटी का बढ़ता जा रहा है, उसके आंकड़ों पे लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन सरकार के पास में रेवेन्यू आ रहा है। जिन राज्यों को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था, उनको भी भरपूर मिल गया। और अब आगे की जो कल्पना की, महेश पोद्दार, 1,40,00,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, मैं इसको मानता हूं। रोजगार कितने सृजित हुए, एग्जैक्ट आंकड़ा आप बताएंगे? जी, इसी पे मैं आ रहा हूं कि रोजगार कितने सृजन हुए। ये जो आंकड़े आते हैं, जो कर के आंकड़े आते हैं, वो उद्योग धंधे से जुड़े होते हैं, व्यापार से जुड़े होते हैं। जब व्यापार अधिक होता है, जब चाहे वो सरकार का कंस्ट्रक्शन का काम हो, निजी पूंजी का निवेश हो, या उद्योग धंधे चले, उनसे रोजगार सृजन होता है। तो जब अगर मान लीजिए हमने उसके पहले साल को यदि देखें, उसकी तुलना में हमने आर्थिक गति तेज कर ली, 9% से अधिक हम गति करने की संभावना आईएमएफ भी कर रहा है। तो जब हम इस गति से चल रहे हैं, तो जो रोजगार सृजन हुए थे, जिसमें हाँ, ये मैं मानूंगा, एक बीच में जब जान का भय था, तो एक ठहराव आया था, निजी पूंजी निवेश कम हुआ था। लेकिन देखिए, 2 चीजें हुई है बड़ी। पहले जहां पे एक जमाना था जब निजी पूंजी को दूर किया जाता था, सार्वजनिक रूप से पूंजी निवेश किया जाता था। अब सार्वजनिक पूंजी को निवेश करके हम निजी पूंजी के निवेश को बढ़ावा देते हैं, जो बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं। ये एक हमारी आकांक्षा है, और जिसके दिशा में नहीं, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है क्या? मैं वर्तमान की बातें कर रहा हूं महेश पोद्दार साहब, और इसी में युवाओं के साथ मजदूरों के पलायन के मुद्दे को भी जोड़ देता हूं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मजदूरों को टिकट दे दिया कि घर जाओ, उन्हें डरा दिया।
तो युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर डराया जा रहा है, मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, या जब फैक्ट्रियां बंद हो गई तो मजदूर जाए कहां, उसे अपने घर जाना पड़ा। देखिए, मैं राज्य झारखंड राज्य से आता हूं, जहां से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, और इसके पीछे कोई भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, विपक्ष की जिम्मेवारी का इतिहास रहा है। नहीं, उसका इतिहास रहा है। मैं अभी विपक्ष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतिहास रहा है, इस तथ्य को हम निकार नहीं सकते। लेकिन जब बड़ी संख्या में मजदूर बाहर जाते हैं, और जब वो स्वाभाविक है, जब जान का भय होता है तो वापस भी आते हैं अपने घर में कि अगर मरना ही है तो घर में मरे। तो ये वैसी परिस्थिति विपक्षी दलों ने मजबूर किया, उन्हें डरा दिया। आज मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ से मजदूर हवाई जहाजों में बैठ करके अपने कारखानों में जाके वापस काम में लग गए, और आज वैसी स्थिति नहीं है। सब काम धंधे में लगे हैं और वापस जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हर पूरे देश में वहां से मजदूर जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं मजदूर। ये दावा कर रहे हैं महेश पोद्दार, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में 2,42,00,000 आवेदन आए। 3 साल से नौकरियां अटकी हुई हैं, उसमें से पहले चरण के पहली परीक्षा के नतीजे आए, वो भी अभी असमंजस में आ गए हैं। 2,42,00,000 आवेदन, कुल नौकरियां 1,35,000। हवाई जहाज की बात छोड़ देते हैं, रेल की बात कर लेते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब सरकारी क्षेत्रों में, और आपको यह भी मालूम होगा कि जब मिलिट्री जैसी भर्ती में, आज नहीं दशकों से आप उठा के देख लीजिए, जब मिलिट्री की भर्ती के लिए भी जब आवेदन लिए जाते थे, कैंप लगते थे, वहां भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण। देखिए, इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, हाँ। इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस दिशा में सरकार एक ही काम कर सकती है, वो रोजगार के नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, उनके नए अवसर प्रदान करने के लिए। और वो तो तभी 2 हो करोड़ सकता रोजगार मुहैया होने थे ना हर साल, तो 7.5 साल में 15 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने चाहिए थे। मेक इन इंडिया के तहत 10 करोड़ रोजगार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मुहैया करवाने थे ना, ये 2015 का वादा था ना। जी हाँ, 2015 का वादा था और क्रिएट हो भी रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, अभी जैसे पीएलआई स्कीम है, जिसमें कि 60 लाख जॉब 5 साल में क्रिएट होने हैं, और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं है जो कि सारे विश्व में हुआ है। ये पीएलआई की टाइप के इनिशिएटिव चाइना में भी हुई है, वहां भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जो बन पड़ रहा है वो कर रही है। सुरेंद्र राजपूत, ऐसे में आप लोगों को डराते क्यों घूम रहे हैं भाई? संकट काल में थे, सारी अर्थव्यवस्था, उनके इंजन पर ब्रेक लग गया, वो धड़ाम गोता खाई। आप डरा रहे हैं युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर, और मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा आरोप नहीं, प्रधानमंत्री का आरोप। संदीप भाई, आज का भाषण सुनकर के मैं तो हैरान हूं, चमत्कृत हूं। एक आत्ममुग्ध नेता का इतना छल कपट और मायावी बयान। आप इस चीज को देखिए, वो कहते एक जगह पे निदा ने लिखा था कि तन बैरागी मन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, और जीवन जीना सहल न समझो बहुत बड़ी फनकारी है। और औरों जैसे होकर भी वो बाइज्जत है बस्ती में। कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ उनकी अय्यारी है। ये अय्यार लोग आज की डेट में हमसे कह रहे हैं कि हमने टिकट दिए। आज तो माना ना प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस ने मुफ्त में टिकट दिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने डिनाई किया था कांग्रेस ने मुफ्त टिकट नहीं दिए। और टिकट कब दिए? जब प्रधानमंत्री ने रेल चलाई, गुजरात से भाजपा ने रेल चलाई, महाराष्ट्र से भाजपा ने सरकार ने रेल चलाई, तब टिकट दिए। इतना गलत बयानी, इतना थेथरई का आरोप तो हमने कभी नहीं सुना था। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी हजारों लोगों की मौत पर इस तरीके से मखौल बनाएंगे, इस तरीके से मजाक करेंगे और इस तरीके से बात और आप डर पैदा करेंगे एक मिनट किसी के मन में। डर पर भी तो आइए, आरोप डर फैलाने का है। हाँ, बिल्कुल, उस पर भी आता हूं। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कोरोना की सुनामी आ रही है और प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, तो यह डर है या जागरूकता है? अगर हम कह रहे हैं कोरोना की सुनामी आ रही है और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके भाजपा की सरकार का कुचक्र रच रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए या हमें जवाब देना चाहिए? अगर बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सुनामी आ रही है, चेत जाइए, लोगों के जेब में पैसा दीजिए, अगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी, तो ये डर है या जागरूकता है? अगर कह रहे हैं तो रोजगार सृजित भी तो हो रहे हैं।
28.9% बेरोजगारी दर गई, आज की तारीख में दहाई के आंकड़े के नीचे है। और अगर देश में अर्थव्यवस्था फिर से सर पर दौड़ने लगी है, 8 से 8.5% का अनुमान है, पिछले साल का 9.2% की विकास दर रही, तो उससे रोजगारी तो सृजित होंगे। 1,40,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को रोजगार वापस मिल रहे हैं। संदीप भाई, हमारी और आपकी तरफ एक कहावत है कि जब बुआ के मूछें होंगी तभी तो उसे चाचा कहोगे। जब रोजगार आ जाएंगे तो हम भी उन्हें वो करेंगे। आज की डेट में तो दुनिया भर में रोजगार के संसाधन बढ़ रहे हैं। इकलौता हिंदुस्तान है जहां रोजगार घट रहे हैं, और इकलौता हिंदुस्तान है जहां पे ये कह रहे हैं कि छोटे किसान 2 लोग हैं, एक अडानी है, एक अंबानी है, बाकी पूरे बड़े किसान हैं। हम दो और हमारे दो की चिंता करने वाली सरकार आज रोजगारों को खत्म कर रही, रोजगार विहीन विकास की परिकल्पना कर रही है। और पूरी दुनिया में जहां रोजगार बढ़ रहे हैं, भारत में रोजगार घट रहे हैं। और ये आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। गरीबी नहीं हटी, कांग्रेस सत्ता से हट गई, प्रधानमंत्री ने यह बोला। और उसमें एक खास बात जिस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, गरीबी के आंकड़ों के साथ जादूगरी कर रहे थे आप। 2013 में 17 करोड़ लोग गरीबों को आपने अमीर बना दिया। अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि 17 करोड़ की हमने जादूगरी करी थी, तो प्रधानमंत्री जी को 2014 में जब वो सत्ता में आए थे हमारे खिलाफ एफआईआर कराते। पिछले 8 साल में विदेश में उसी बेरोजगारी, उसी गरीबी को ऊपर निकाल करके भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बना करके अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में जब प्रधानमंत्री जी नाच नाच के कह रहे थे कि भारत अब गरीबी राष्ट्र या विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र हो गया है, तब प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा था कि ये आंकड़े गलत हैं। इतना झूठ, इतना छल और सुविधा के अनुसार राजनीति एक देश का अभिभावक करेगा। तो सत्ता से हटा देते ना बीजेपी को। प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं, गरीबों के लिए जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उसे सत्ता से हटा देते हैं, जो काम करेगा उसे नहीं हटाएगा गरीब सत्ता से। इसीलिए तो दूसरी बार बहुमत मिला आज। हाँ बिल्कुल सही, एकदम मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जनता ने इन्हें बहुमत दिया है। और उस बहुमत साहब एक एक करके बोलते हैं प्लीज, अभी कांग्रेस की बारी है। हाँ बोलिए। मैं आपको बताता हूं कि अगर इन्होंने बेरोजगारी खत्म की होती, अगर इन्होंने गरीबों को कहीं ना कहीं अमीर बनाने की बात या गरीबी रेखा से ऊपर करने की बात की होती, तो तमाम बंगाल से लेकर के और तमिलनाडु तक के राज्यों का उदाहरण है, वहां पर इनको जवाब मिल गया है। और जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी संसद में बोल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस इनरेलेवेंट हो गई है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 90 मिनट के भाषण में सिर्फ कांग्रेस का फोबिया। आज तो जवाहरलाल आपको तो खुश होना चाहिए, कांग्रेस को इतनी तवज्जो दी, देश नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री ने दे दी। लेकिन एक मिनट रुकिए, AK वाजपेयी, क्या ये हकीकत नहीं है, तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा किया। यहां जो वर्तमान है, वर्तमान की भी बात होगी या नहीं होगी? वर्तमान की ही बात हो रही है। आप वर्तमान की अगर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे और भविष्य की बात नहीं करेंगे, तो न वर्तमान सुधरेगा न भविष्य सुधरेगा। प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा क्लियर है। उन्होंने ये भी एडमिट किया अपने भाषण में कि मजबूत नींव मिली है हमको, लेकिन उसी नींव पे हमको इमारत को आगे बहुमंजिला बनाना है, और उसी के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वो 8 साल बीत गए संदीप जी, 8वां साल है ना। संदीप जी, ये 2 साल का पीरियड को आप वेव ऑफ कैसे कर सकते हो? अगर ये 2 साल नॉर्मल रहते तो स्थिति क्या होती, ये भी तो सोचेंगे ना। कोरोना काल से पहले, एक मिनट, कोरोना काल से पहले जनवरी से मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, चौथी तिमाही उस वित्त वर्ष की, देश की विकास दर 3.1% पर आ चुकी थी। बिल्कुल ठीक है, 8% से घटते घटते वो 3.1% पर आ गई थी। देखिए, जब इतने बड़े बदलाव प्रधानमंत्री ने आते ही 14 में शुरू किए, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, चाहे MSP के लिए है, चाहे कंपनी लॉ में है, मतलब इस तरह के जब बदलाव किए जाते हैं तो उसको स्थिर होने में समय लगता है, और वो प्रोसेस चल ही रहा था।
वो प्रोसेस चले तो अभी जाता है कि ये स्थिरता 2 साल आएगी की तब हमारी रोजगार पीड़ा आएंगे। आ गई। स्थिरता आएगी तो रोजगार भी आ जाएंगे। बेरोजगारी एक स्थिरता आ समस्या रही है है। या ये तो डराया आप- जा रहा है आप- युवाओं को? आप- नहीं नहीं, देखिए, विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है, ये बात को आप नहीं डिनाई कर सकते। अच्छा। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य में पूरी जान है और पूरे फैक्ट के हिसाब से कहा। संदीप जी एक बात बताइए, क्या धर्म है? क्या विपक्ष इन का लोगों क्या ने धर्म है? क्या सत्ता गुमराह पक्ष नहीं का किया? क्या धर्म क्या है? गुमराह नहीं किया इन्होंने? गुमराह नहीं किया वैक्सीन के लिए? कोई इस बात से डिनाई कर सकता है क्या? क्या महाराष्ट्र में टिकट मतलब खरीद के वैक्सीन मजदूरों लग को जाती तो कंपेयर नहीं रोजगार किया भी है मिल क्या? जाता। भाई हम ये कह रहे हैं, डिबेट का विषय ये है कि गुमराह किया विपक्ष ने कि नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इतनी सी बात कही है तो उसको कैसे आप डिनाई कर दोगे? ठीक है नेहरू जी की घनश्याम बातें- तिवारी, एक सेकंड। घनश्याम तिवारी, बेरोजगारी हो, मजदूरों का पलायन हो, गुमराह करते घूम रहे हैं आप देश को। नमस्कार संदीप जी, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री का ये भाषण इस सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर पे आ रहा है। उस दौर पे आ रहा है जहां पर देश के युवा का विश्वास प्रधानमंत्री के आइडियाज से और उनके भाषण से समाप्त हो चुका है। देश का युवा उनकी हर बात को जुमला मानने लगा है। जहां तक गुमराह करने की बात है, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। तमाम मंचों पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रति व्यक्ति आय 4 साल में दुगुनी कर दी। मैं आरबीआई की हैंडबुक देख रहा था जो कहती है कि अगर 2017 में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 41,832 थी तो आज वो 41,023 है। तो जिस चीज को उन्होंने कम कर दिया 2017 से कांस्टेंट प्राइसेस पे, उसको दुगुना करने के दावे मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख, तो गुमराह करना इनकी मजबूती है। प्रधानमंत्री जी जब जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं संसद में, तो ऐसा लगता है जैसे उनसे बदला ले रहे हो। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक ये तो अवसर चित था। भी मेरी पट भी मेरी, कोट नहीं, ना मैं- करो तो कहो। नहीं, मैं उस पे- प्रधानमंत्री उस पे दरकिनार आलोचना नहीं कर करते रहा हैं, हूं। खारिज करते मैं उस पे हैं। आलोचना नहीं कर पंडित रहा हूं। मैं जवाहरलाल आपके- नेहरू को उनको कोट नहीं, करते हैं, एक उनकी सेकंड, एक किताब डिस्कवरी ऑफ एक इंडिया को सेकंड। तो कहते हैं कि नहीं, मखौल उड़ा रहे हैं। एक सेकंड, मैं उस पे क्योंकि डिरेल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं, इस पूरे भाषण में उन्होंने एक बार मुद्रा लोन का जिक्र किया। मुद्रा लोन के आंकड़े आए, कोई आंकड़ा इस सरकार का नहीं कह रहा कि मुद्रा लोन ने रोजगार की वृद्धि में मदद की हो। तो अचानक से ये सरकार आर्थिक दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से आइडियाज को लेकर के बैंकरप्ट लग रही है। एग्जीक्यूशन को लेकर तो बैंकरप्ट मैं बताता हूं, आइडियाज की एक लंबी लेकिन- फेहरिस्त गिनवाई। एक सेकंड घनश्याम। गति शक्ति मास्टर प्लान, 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर, 1.5 करोड़ रोजगार, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का विशेष पैकेज, गरीब मजदूरों पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 में 500 स्टार्टअप थे देश में, आज की तारीख में 60,000 स्टार्टअप हैं। ये ऐसा ही हो रहा है, हवा में हो रहा है। स्टार्टअप मैंने भी चलाया है। स्टार्टअप में इन लोगों का क्या योगदान? तो ये जो आपका योगदान नहीं है उस पे अपनी शेखी मत बघारिए। जहां तक देश में रोजगार की बात है, आपने तो मुद्रा लोन चलाया था। लगभग आप देखिए, चाहे वो कौशल विकास मिशन हो, जितने प्रधानमंत्री जी दिन में अपने कपड़े नहीं बदलते उतने ज्यादा इन्होंने मंत्री बना दिए कौशल विकास मिशन में, बदलते रहे। उस मंत्री ने कुछ किया किसी को नहीं पता। या शिक्षा मंत्री का हाल देख लीजिए देश के, या फिर देश में इनकी प्रमुख मुद्रा स्कीम का हाल देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के युवा को नहीं लगता कि इस सरकार के लिए बेरोजगारी मुद्दा है भी, और प्रधानमंत्री के पास बेरोजगारी से निपटने की आइडियाज है या नहीं। ये सिर्फ ये समझते हैं क्योंकि इनके पास ताकत है तो रोजगार मांगते युवा को लाठी मार दो और उसके बाद टीवी की बहसें कुछ की कुछ हो जाएंगी। हिंदू ठीक है, मुसलमान हो हमने जाएंगे, युवाओं प्रधानमंत्री की अच्छे बात भाषण कर देंगे। ली, हमने गरीबी की बात की, हमने मजदूरी की बात की। अब थोड़ा किसानी की बात कर लेते हैं। और धर्मेंद्र मलिक, आपने 1 साल 15 दिन आंदोलन किया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जो अपनी जड़ों से कटे हुए हैं लोग, वो कभी किसान और किसानी का दर्द नहीं समझ सकते। हमने छोटे किसानों के लिए जितने काम किए हैं पिछले 7 सालों में, विपक्ष का सारा कार्यकाल मिला लो तो उतने काम नहीं किए गए हैं। और वो प्रतिबद्ध हैं किसानों के प्रति। आप उनके संबोधन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इस तरह की बात हमेशा ही करते रहते हैं। जब किसान आंदोलन था तब भी वो इसी तरह की बात करते थे। मेरा ये कहना है कि कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने क्या किया किसान के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत इसी किसान बात सम्मान की है। निधि वो दे रहे हैं, फर्टिलाइजर पॉलिसी हो, फूड सब्सिडी की बात हो, किसानों के लिए अब ये जो नया बजट आया है उसके अंदर आधुनिकीकरण पर जो सरकार का जोर है, जो एमएसपी की खरीदी के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया जा रहा है। मैं कुछ बातें गिनवा रहा हूं। जी, बताएं।
तो मैं शुरू यहीं से करता हूं संदीप जी, कि जो एमएसपी की रिकॉर्ड खरीदी की बात है, पिछले वर्ष में जो खरीदी की गई थी वो 2.47 लाख करोड़ की गई थी, और इस बार उस बजट को घटा के कर दिया है 2.3 लाख करोड़। तो इसका मतलब कोई रिकॉर्ड खरीदी नहीं। जब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कलर चेंज करके लाए बाजे गाजे के साथ, तो उन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा कि इससे किसानों के दिल बदलने वाले हैं। क्या हुआ उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का? किसी को लाभ मिला उसका? आज डंप होने की स्थिति में है। दूसरा, आपने कहा किसान सम्मान निधि। देश का किसान तो किसान सम्मान निधि नहीं मांग रहा था, देश का किसान तो एमएसपी की बात कर रहा था और C2+50 की बात कर रहा था। इन्होंने C2+50 कहा, जब किसानों को लगा कि एमएसपी भी नहीं मिल रही, तो किसानों ने कहा भाई एमएसपी दे दो। वो कह रहे हैं कि जी, छोटा किसान देश की शान बने, इस बात को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। आपके कांधों नहीं। का इस्तेमाल करते हैं वो। और प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, मैं ये जोड़ देता हूं, ये पहले भी बीजेपी का आरोप रहा है, आपको जी। बरगलाते हैं, भरमाते हैं वो। नहीं देखिए संदीप जी, इस बात को हम पहले भी कहते रहे कि किसानों को आपने पागल मान लिया क्या? किसान के बच्चे तो आज रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तमाम सर्विसेज में है, और किसान भी समझता है। किसान को आप मूर्ख ही क्यों समझते हो कि आज भी 50 साल पुराना किसान है? ये कहते हैं कि छोटा किसान बने शान, तो फिर देश में जो आत्महत्या हो रही है किस किसान की हो रही? संदीप जी, अगर देश के छोटे किसान को शान बनाना होता तो आप इतना बड़ा जुमला बताते कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा स्प्रे के लिए। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिन 3 कृषि कानूनों को आप लेकर आए थे, अप्रोक्ष रूप से उनको थोपने का काम आपने बजट के माध्यम से ठीक शुरू है, किया अब है। इन सारी चीजों को मिला दूं मैं सतीश, तो चाहे वो युवा हो जो बेरोजगार है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, दरअसल वो सब गरीबी के दायरे में ही आ रहे हैं लगभग। प्रधानमंत्री और इस सरकार की, क्या आप ये बात नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसकी ताल भी प्रधानमंत्री ने ठोकी। उन्होंने कहा कि गरीब अपने लिए काम करने वालों को सत्ता से नहीं हटाते। यानी कि प्रधानमंत्री, उनका आत्मविश्वास है, वो ताल ठोक रहे हैं। गरीबों की बात तो हम ही करते हैं, लगाते रहिए आरोप, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। संदीप जी, अगर देश के प्रधानमंत्री जी का तमाम 2014 से लेकर के अब तक का जो व्यवहार देखें, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करता है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उन्हीं को ठगने का काम करते हैं। कोरोना काल में 2 सेक्टर ऐसे रहे, एक तो आपका मजदूर रहा और एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर रहा। जब तमाम सेक्टर छोड़ छोड़ के पूरा का पूरा भाग गए, एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं वहीं खड़ा रहा और किसानों लोग देश के साथ खड़े रहे। लेकिन जैसे ही कोरोना की वेव कम होती है, तो कहीं ना कहीं 3 कृषि कानून के रूप में किसान को उसका फल भुगतना पड़ता है, जबकि उसको इनाम मिलना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं मजदूरों से ये कहना चाहता हूं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी और आप वहीं रहिए। और बाकायदा तमाम मजदूर एक दिन में नहीं निकले, 8-10 दिन तक जब वो भूखे प्यासे बंधक के रूप में रहे और उनको लगा कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, या उनकी जो फैक्ट्री के लोग हैं उनसे उन्होंने संपर्क करना कहीं ना कहीं बंद किया। उसके बाद 2 करोड़ लोग बिना संसाधनों के, ये बड़ा दुख की बात है। सरकार चाहती तो उनको संसाधन लगा करके दे रही है ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है। देखिए सरकार। जी जी, देखिए, फ्री वैक्सीनेशन कराई ना सरकार ने। सर। एक लाभार्थी जाति बना रखी है ना। नहीं, अगर हम चुनावी बात भी करें, नहीं, भाई शौचालय बनाए, आवास बनाए, उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिए, ये सब काम हो रहा है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है ना। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित था और जब कोरोना की वेव कम हुई, तो आप मुझे बताइए कि यही देश के प्रधानमंत्री जी जो आपके लेबर लॉ है ना उनको चेंज करते हैं ना, क्योंकि 3 महीने का सरकारी जो भी आपका फैक्ट्री मालिक होगा, बिना 3 महीने की आप तनख्वाह दिए किसी भी अपने एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते। लेकिन आपने लेबर लॉ चेंज किए। दूसरी बात, जो काम के घंटे थे पहले 8 घंटे हुआ करते थे, उसको आपने 12 घंटे किया। उसमें फिर से समीक्षा हो रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए ये सवाल है, आम व्यक्ति इस बातों को उम्मीद करता है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार ये कह रही है कि उसकी इकोनॉमिक हालात देश के बहुत बेहतर हैं, यही दावा सरकार कह रही है कि आधे से ज्यादा आबादी 80 करोड़ लोग
जिस देश के सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर निर्भर करते हो, उस देश के क्या हालात होंगे, बेरोजगारी की स्थिति क्या होगी? ये सारे सवाल हैं। और देखिए, इन सवालों का जवाब देश प्रधानमंत्री जी को कई बहुत हल्की भाषा में प्रयोग नहीं करना ये चाहिए। मुद्दे जो हैं, देखिए, राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव था, प्रधानमंत्री बोले ठीक चुनावों के बीच ये सब हुआ है, चुनावी कोई बात नहीं की प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पर ज्यादा बड़ा निशाना साधा। पर सुकेश, दरअसल जब प्रधानमंत्री युवाओं की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आंकड़ों में फर्जीवाड़े की बात करते हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं या मजदूरों की, यही उनकी वो अपनी ताकत या वो जो लाभार्थी एक जाति क्रिएट की है, वेलफेयरिज्म पर निगाहें थी प्रधानमंत्री, या कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तंज की टीस भी कुछ ऐसी दिखी कि कांग्रेस पर ज्यादा हमला बोल गए? नहीं, आपने ठीक कहा संदीप, कि कोरोना काल से निकलने के जद्दोजहद के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उस पर चर्चा भी इसी के बीच हो रही थी और प्रधानमंत्री का जवाब भी इसी के बीच था। और एक लाइटर नोट पे शुरू करता हूं। मैंने राहुल गांधी का भी भाषण सुना था, बड़ा तीखा हमला प्रधानमंत्री पे, सरकार पे था। प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने एक बार लिया था, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम एक बार भी नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाए, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, एक एक सवाल का जवाब देते रहे। मेरे दिमाग में ये आ रहा था आज का जवाब सुनने के बाद कि वो हरियाणा के एक बहुत मशहूर कवि हैं, देश के बहुत बड़े कवि हैं, सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि। तो उनका बहुत पहले मैंने सुना था कि शादी के बाद मेरे से पंडित बोलियो, जा तू अपनी गाड़ी, मुझे हरियाणवी बहुत अच्छी नहीं आती, अब आराम से खींचो। तो मैं बोलियो, रे पंडित, जे गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर को हो, दूसरो साइकिल को हो, वो गाड़ी कहीं चलेगी। इस कोरोना काल में जब आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, शायद सभी दलों को एक साथ मिलकर चलने की जरूरत हो, अलायंस की जरूरत हो, हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, तो ये एक पॉलिटिकल एनिमोसिटी साफ दिख रही थी प्रधानमंत्री के भाषण में और राहुल गांधी के भाषण में। प्रधानमंत्री एक एक बात का जवाब दे रहे थे और आपने ठीक कहा, पार्शियली ठीक कहा, कि चुनाव की बात नहीं की, वो एड्रेस कर रहे थे, वो बिल्कुल एड्रेस कर रहे थे। वो एक लाभार्थी जाति को भी एड्रेस कर रहे थे और एक वो युवाओं को, किसानों को भी एक जो नया विजन उनके दिमाग में है, अब वो सक्सेसफुल है नहीं है, वर्केबल है नहीं है। इज ही प्लेइंग विद फायर कि यहां पर आगे भविष्य की बात करके प्रधानमंत्री क्या ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि पुराने वादे भूल जाएंगे युवा या मजदूर या गरीब? देखिए, ये शाश्वत मुद्दे हैं। हाँ। आज उन्होंने महंगाई की चर्चा की तो नेहरू का याद दिलाया कि उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था। ये मुद्दे कोई भूलता नहीं है। एक बड़ा इशू महंगाई है, एक बड़ा इशू बेरोजगारी है, लेकिन प्रधानमंत्री उस डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं कि नौकरियों पे चर्चा होगी तो नौकरी नहीं मिल सकती। धीरे धीरे वो ग्रिल करके लाना चाहते हैं लोगों के दिमाग में कि हमको एवेन्यूज देखने पड़ेंगे और नई डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, और इसके लिए वो तैयार करते हुए युवाओं को, किसानों को नजर आ रहे हैं। वो तो कितने सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो नो होल्ड्स बार्ड जो अटैक था कांग्रेस पे, लेकिन साथ साथ एक सटल मैसेजिंग की भी कोशिश थी अपने समर्थकों के बीच, अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बीच। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक मानस भी बना रहे हैं, बदलता वक्त है, कोरोना से उबर रहे हैं, तो उसका मानस बना रहे थे, या दरअसल ये असल मुद्दे हैं जिनकी चर्चा की आज प्रधानमंत्री ने? वो बेरोजगारी हो, जब युवाओं की बात होती है, गरीबी हो, मजदूरी हो, या जो किसानी के मुद्दे, ये सबसे अहम मुद्दे हैं। तो इसके लिए एक मानस बना रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं, या ये चर्चा अब आगे आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगी? इसकी तो खैर भविष्य गवाही देगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।